स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में 29 और 30 अप्रैल 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र इस श्रृंखला के साथ पहली बार जुड़े हैं, आपको बता दूं, डेली करंट अफेयर्स के इस श्रृंखला के तमाम पीडीएफ फाइल को आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहीं पर आपको सारा पीडीएफ इस सीरीज का एक साथ मिल जाएगा, जो बिहार में आयोजित होने वाले आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। यह प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए एक यूनिट लगाई जाएगी। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था और आपको बतलाया था इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर और भागलपुर। हालांकि अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि बिहार को ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल यहाँ पर हमने जानकारी देते हुए आपको बतलाया था कि वैसी घटना या फिर वैसा अपराध जहां पर डीएनए जांच के माध्यम से ही आरोपी को पकड़ा जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में बिहार अब खुद पर निर्भर होने के लिए 2 जिलों में यह डीएनए जांच यूनिट लगाए जाने की घोषणा की है और ये 2 जिले हैं मुजफ्फरपुर और भागलपुर। अब तक जो डीएनए जांच होती थी, बिहार से सैंपल लेकर किसी अन्य राज्य में भेजा जाता था, जिसमें कि वहां से जो कह सकते हैं एक प्रकार की जो जांच की रिपोर्ट होती है वो आने में काफी ज्यादा वक्त लगता था। तो ऐसे में बिहार ने अब घोषणा की है कि मुजफ्फरपुर और भागलपुर में एक जांच यूनिट लगाया जाएगा, डीएनए जांच यूनिट। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और 2 जिले अन्य हैं, शेखपुरा और पूर्णिया। हालांकि इसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया, जो आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी होती है तो इसमें एजुकेशन कैटेगरी में बिहार का शेखपुरा जिला पूरे भारत में पहले स्थान पर रहा और बिहार का पूर्णिया जिला पूरे भारत में दूसरे स्थान पर रहा। तो दोनों जानकारी अति महत्वपूर्ण है, हमने आपको 2 से 3 बार अब तक दे दिया है। और आपको ध्यान रखना, ये जो रिपोर्ट आई थी ये आकांक्षी जिलों की, ये फरवरी 2023 के आधार पर थी। नोट की जगह अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक बात ये ध्यान रखेंगे कि आपके 2023 में जो बिहार में आयोजित होने वाले प्रतियोगी परीक्षा है, ऐसी परीक्षाओं को लेकर के एक नया सीरीज का शुरुआत हुआ है। बेसिकली एक करंट अफेयर्स का सेक्शनल टेस्ट है, जहां पर बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। हालांकि इस सीरीज की विशेषता की बात करें तो इसमें वैसे प्रश्नों को शामिल किया जाता है जो अति महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आपको मैंने कई बार जानकारी दिया कि जो आपका 69वीं बीपीएससी एग्जाम प्रस्तावित है, ये 30 सितंबर 2023 को आयोजित होना है। इस एग्जाम की बात करें, यानी कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, तो इस एग्जाम में आपका 150 प्रश्न पूछा जाता है और इस 150 प्रश्नों में से करंट अफेयर्स के 40 प्रश्न होते हैं। तो हूबहू हमने आपको एग्जाम वाली फील देने के लिए इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि ये बीपीएससी सहित बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। निश्चित तौर पर इस सीरीज को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा और जितने भी छात्र बीपीएससी मेकर ऐप पर 69वीं बीपीएससी वाले कोर्स में रजिस्टर हैं, वहां पर करंट अफेयर्स टेस्ट नाम का एक सेक्शन होगा, जहां से आप इस सीरीज के तमाम पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे, जिसमें आपको सारे प्रश्नों का समग्र विश्लेषण होगा, जिसके माध्यम से आप चीजों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी का चयन 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है। प्रश्न पूछा गया कि बिहार के किस जिले की है अंजनी कुमारी, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, यह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वे बिहार के जमुई की रहने वाली है। अब यहाँ पर इस प्रश्न के विस्तृत एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ध्यान रखना आपको कि बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी का जो चयन है, ये जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में हुआ है, जो कि 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर पटियाला में उनका चयन हुआ है। इसके तहत जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा कैटेगरी में इनका चयन हुआ है। नाम है अंजनी कुमारी और वे बिहार के जमुई की रहने वाली है। इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, खासकर बिहार के खेल और खिलाड़ियों से संबंधित जो भी प्रश्न है, ऐसे में ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। तो इन सारी बातों का यहाँ से ध्यान रखेंगे। हमारा अगला पॉइंट है, हालांकि अंजनी कुमारी के अलावा देश के 14 और खिलाड़ियों को एथलेटिक्स के विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के लिए चयनित किया गया है, यानी कि कुल मिला के आपको ध्यान रखना कि 15 खिलाड़ी का चयन पूरे भारत से हुआ है और बिहार के जमुई जिले के अंजनी कुमारी इसमें शामिल है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट होगा, हाल ही में बिहार सरकार ने अपना 18वां आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया था। अब यहाँ पर जमुई से संबंधित हमने एक एक्स्ट्रा जानकारी आपके साथ साझा किया है और इस 18वें आर्थिक सर्वेक्षण के तहत स्वास्थ्य संरचना के मामले में जमुई अव्वल रहा।
जमुई जिला स्वास्थ्य संरचना के मामले में अव्वल रहा था, जबकि वहीं पे हम बात करें सबसे अंतिम पायदान पर कौन रहा, तो बिहार का सीतामढ़ी जिला इस मामले में यानी कि स्वास्थ्य संरचना के मामले में सबसे अंतिम स्थान पर रहा। ये सारी बातें 18वें आर्थिक सर्वेक्षण जो अभी हाल ही में जारी हुए थे या फिर जो पेश हुआ था उसमें कहा गया। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि जमुई के बारे में हमने कई सारी जानकारी आपको कई बार दिया है, जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि जमुई में ही बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव आयोजित हुआ था। बिहार में पक्षी महोत्सव का जो आयोजन होता है कलरव नाम से इसका आयोजन हुआ था 2022 में, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। वहीं पर हम अगले पॉइंट में जमुई की बात करें तो केंद्र सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कुछ समय पहले कि पूरे भारत में जितने भी स्वर्ण खदान मौजूद हैं उनमें से 44% जो हिस्सा है ये बिहार के जमुई में विद्यमान है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि ये सारी जानकारी हमने कई बार आपके साथ साझा किया है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न हमारा है कि विदेश मंत्रालय की 2022 पर आधारित हालिया आंकड़े के अनुसार वर्ष 2022 में विदेश जाने में बिहार के जिले और लोगों की संख्या का कौन सा मिलान सही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिलों का नाम लिखा गया, साथ ही में जो विदेश जाने वाले यात्री है उनकी संख्या को यहाँ पर दर्शाया गया है। प्रश्न पूछा गया कि कौन सा मिलान यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर हमारा चारों का चारों विकल्प यहाँ पर सही है। गोपालगंज, सिवान, पटना और मधुबनी। अर्थात ऐसी स्थिति में जब एक से अधिक विकल्प सही हो तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ई, और ऑप्शन नंबर ई के तहत ये वाला सेक्शन यहाँ पर सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इस 2022 पर आधारित जो हालिया रिपोर्ट है विदेश मंत्रालय की, वो कंप्लीट ब्यौरा हमने आपके साथ साझा किया है जो आप यहाँ पर देखेंगे। हालांकि यहाँ पर हमने दर्शाया कि विदेश मंत्रालय की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार विदेश जाने वाले जिले और लोगों की संख्या या फिर जिले और यात्रियों की संख्या को यहाँ पर हमने दर्शाया है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस सूची के आधार पर हम बात करें वर्ष 2022 पर जो आधारित हालिया रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर 8,751 यात्रियों के साथ गोपालगंज पहले स्थान पर रहा, और वहीं पर दूसरे स्थान की बात करें तो 8,310 यात्रियों के साथ सिवान दूसरे स्थान पर, जबकि 6,993 यात्रियों के साथ पटना तीसरे स्थान पर है। हालांकि इसी प्रकार से क्रमशः मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, सारण और इसके अतिरिक्त किशनगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, अररिया और सुपौल है। ये सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ये टॉप 3 को आप याद रखिएगा। सबसे ऊपर है गोपालगंज, उसके बाद सिवान और उसके बाद राजधानी पटना। ये सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ये वर्ष 2022 के आधार पर ही ये रिपोर्ट जारी किया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से। ये सारी जानकारी यहाँ से आप कहीं एक जगह नोट कर लीजिएगा। हालांकि जितने भी छात्र बीपीएससी मेकर ऐप का इस्तेमाल करते हैं, आपको बता दूं कि अगर आप इन सारे कंटेंट को नोट करने में समय व्यर्थ कर रहे हैं तो अब से ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि बीपीएससी मेकर ऐप पर जो पीडीएफ आपको मिल रहा है डायरेक्टली आप वहां पर व्यू करके अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके अपने फोन के गैलरी में भी सेव कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो इसे नोट करने से बचेगा, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा। और सारा का सारा फोकस यहाँ पर दीजिए वीडियो पर। जो चीज़ें मैं आपको बतला रहा हूँ उसे आप कॉपी पर नोट करने के बजाय अगर आपने अपने दिमाग में सेव करेंगे तो निश्चित तौर पर वो आपको लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना, नोट करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये सारा का सारा नोट हम आपको बनाया दे रहे हैं, ठीक है। इस बात का यहाँ से ध्यान रखना आपको। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। तो ये तीसरा प्रश्न है कि मुंबई में हाल ही में आयोजित 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राजकुमार राव को सम्मानित किया गया, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर चूंकि बात हुई 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड की, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपके साथ साझा किया है। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, इसका जो 68वां जो संस्करण है फिल्म फेयर अवार्ड का, इसका जो टाइटल स्पॉन्सर है ये है हुंडई। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इसी वजह से यहाँ पर इसके साथ में लिखा गया हुंडई, यानी कि जो इसका नाम है ये है 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड। जिस प्रकार से अगर हम बात करें इस वर्ष 2023 में जो आईपीएल आयोजित हो रहा है, हमने आपको जानकारी दिया कि आईपीएल का ये 16वां संस्करण है, और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो इसका टाइटल स्पॉन्सर है, आपको ध्यान रखना है टाटा है। हमने आपको दिया है जानकारी, आपको याद होगा। टाटा इस वर्ष का जो कह सकते हैं आईपीएल का 16वां संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर है। तो इसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का जो टाइटल स्पॉन्सर है ये है हुंडई।
इसके बारे में जो कंप्लीट सूची है जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला ये राजकुमार राव को फिल्म बधाई 2 के लिए दिया गया। वहीं पर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल मेल कैटेगरी में ये पुरस्कार मिला अनिल कपूर को जुग जुग जियो के लिए, जबकि बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल फीमेल के लिए जो अवार्ड मिला ये शिवा चड्डा को मिला बधाई 2 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक कैटेगरी में जो अवार्ड मिला ये भूमि पेडनेकर को बधाई 2 के लिए मिला। और साथ ही इसी कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो तब्बू को फिल्म भूल भुलैया 2 के लिए ये अवार्ड दिया गया। बेस्ट मूवी क्रिटिक्स कैटेगरी में जो अवार्ड मिला ये हर्षवर्धन कुलकर्णी को बधाई 2 के लिए दिया गया। साथ ही इसी कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला ये संजय मिश्रा को वध के लिए दिया गया। जबकि बात करें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा को सम्मानित किया गया। और इसके अतिरिक्त एक और कैटेगरी है बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल और फीमेल। मेल कैटेगरी में बात करें तो अरिजीत सिंह को केसरिया सॉन्ग ब्रह्मास्त्र के लिए अवार्ड दिया गया। जबकि बात करें हम यहाँ पर फीमेल कैटेगरी में बेस्ट प्लेबैक सिंगर की तो कविता सेठ को रंग सारी रंग और जुग जुग जियो के लिए ये अवार्ड दिया गया। ये सारी जानकारी यहाँ से आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है कि फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया तो प्रेम चोपड़ा को, साथ साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये तीनों अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो आप इधर देख रहे हैं सलमान भाई की तस्वीर को, आपको ये ध्यान रखना ये 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के होस्ट थे। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अब हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल अर्थात विरासत महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ या फिर ये आयोजित हुआ है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभी हाल ही में ये गोवा में आयोजित किया गया। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको जानकारी दे दूं कि गोवा सरकार के पर्यटन विभाग ने हाल ही में विरासत महोत्सव 2023 सालेगांव में 28 से 30 अप्रैल तक आयोजित किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और इस महोत्सव का उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा किया गया। अब इस महोत्सव के उद्देश्य की बात करें तो इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य की परंपराओं, संस्कृति और कला का प्रदर्शन करके सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना ही इसका मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में विरासत महोत्सव या फिर हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन 28 से 30 अप्रैल 2023 तक सालीगांव गोवा में किया गया और जिसका आयोजन गोवा पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया। चूंकि बात हो रही पर्यटन विभाग की तो ऐसे में आपको एक जानकारी यहाँ पर ये दे दूं, आप इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखिएगा कि मधुबनी बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मैथिली ठाकुर को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। हालांकि इसकी जानकारी हमने आपको दिया था पहले भी कि मैथिली ठाकुर को अभी हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हालांकि इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखने के वे 2022 से बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर भी है। साथ ही चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को हाल ही में बिहार का स्टेट आइकन भी नियुक्त किया था। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी फैक्ट है मैथिली ठाकुर से संबंधित जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि हमने कई बार आपके साथ ये जानकारी साझा किया है। 2019, 20 और 2021 के लिए जो संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 128 कलाकारों का चयन किया था संगीत अकादमी अमृत पुरस्कार देने के लिए, तो इसमें बिहार के 13 कलाकार भी शामिल थे। इन 13 कलाकारों में से 8 पुरुष और 5 महिलाएं थी बिहार से। और इन 5 महिलाओं की बात करें तो इसमें से मैथिली ठाकुर का भी नाम था, जिनमें आपको ध्यान रखना मैथिली ठाकुर को बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार के लिए चुना गया था और इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सारी जानकारी अति महत्वपूर्ण है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न की हाल ही की घोषणा के अनुसार भारत अपनी अध्यक्षता के तहत एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां करेगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली में। इस प्रश्न से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर हमने आपके साथ साझा किया है। जैसे कि हाल ही की घोषणा के आधार पर या फिर हाल ही की घोषणा के अनुसार भारत 3 और 4 जुलाई को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये तिथि आपको यहाँ से ध्यान रखना 3 और 4 जुलाई 2023 को ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। हमारा अगला पॉइंट है शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन था, यानी कि इसका पिछला जो संस्करण था ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। और इस समरकंद अगर हम बात करें शिखर सम्मेलन की तो आपको ध्यान रखना है कि जहां भारत ने वर्ष 2023 के लिए एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता संभाली थी, तो इसी के तहत यानी कि भारत अपनी 2023 में एससीओ की अध्यक्षता के तहत 2023 में 3 और 4 जुलाई को नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये बातें यहाँ से आपको इस प्रकार से
चेन बना के याद रखना है। हमारा अगला पॉइंट है एससीओ पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक थी ये 17 और 18 मार्च 2023 को हाल ही में वाराणसी में आयोजित किया गया था। क्योंकि यहाँ पर बात हुई वाराणसी और एससीओ अर्थात शंघाई सहयोग संगठन की, तो इससे संबंधित एक जानकारी अति महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट को आप वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की श्रेणी में रखेंगे। ये पॉइंट यहाँ पर यह है कि कुछ समय पहले काशी अर्थात वाराणसी को एससीओ अर्थात शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया था। आपको याद होगा ये सारी बातें हमने आपको बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी और भारत 2017 में इसका सदस्य बना था। ये सारी बातें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। अब एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एससीओ में कितने सदस्य देश हैं, यानी कि इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर लिखिए, देखते हैं कितने छात्रों को पता है कि शंघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य देश हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारा अगला छठा प्रश्न है कि दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष हाल ही में कौन बने हैं, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। आपको यहाँ पर जानकर दे दूं, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्जुन वाजपेयी। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो हमारा पहला पॉइंट है कि भारतीय पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी नेपाल में स्थित दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। इस पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो जमीन स्तर से 8091 मीटर इसकी ऊंचाई है और दुनिया में अगर हम बात करें ऊंचे पर्वतों की, ये दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है अन्नपूर्णा पर्वत। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जो कि नेपाल में स्थित है। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें, हालांकि इससे पहले उन्होंने माउंट एवरेस्ट, माउंट लोहोत्से, माउंट मकालू, माउंट कंचनजंगा, माउंट मानसलू आदि की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अगर यहाँ पर हम बात करें अर्जुन वाजपेयी के लक्ष्य की, तो अर्जुन वाजपेयी का लक्ष्य है कि दुनिया में जितने भी 8000 से ऊंचाई वाले जितने भी पर्वत हैं उनका सफलतापूर्वक चढ़ाई करना ही इनका एक लक्ष्य है। इसी लक्ष्य की दिशा में इन्होंने अभी हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अब यहाँ पर हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ साझा किया है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि 1995 की सर्वे के अनुसार इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट है। तो ये तो रही बात दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट के बारे में। हालांकि दुनिया की सबसे लंबी चोटी या फिर लंबी पर्वतमाला की बात करें तो इसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। अगर हम बात करें इसकी लंबाई की तो ये 7000 किलोमीटर लंबा है। यह 7 दक्षिण अमेरिकी देशों में फैला है। आपको ध्यान रखना, इन 7 देशों का नाम है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। हालांकि इसके अतिरिक्त एक जानकारी हमने आपको ये भी दिया था कि तंजानिया में एक पर्वत है माउंट किलिमंजारो, जो कि अगर हम बात करें फ्री स्टैंडिंग माउंटेन कैटेगरी में तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। आई होप कि आपको ये सारी बातें याद होगी। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। तो ये 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर रिपोर्ट जारी की है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WMO इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दूं कि जेनेवा स्थित विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 नामक रिपोर्ट जारी किया है। ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और अभी हाल ही में इसने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 नामक एक रिपोर्ट जारी किया है। और इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी अगर हम आपके साथ साझा करें तो ये 55 पन्ने की एक रिपोर्ट है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, 55 पन्ने की इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर का जलस्तर दोगुना रफ्तार से बढ़ रहा है। इससे पूरी दुनिया में भयंकर बर्बादी हो सकती है आने वाले कुछ सालों में। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विश्व स्तर पर बीते 8 साल अब तक के सबसे ज्यादा गर्म वर्ष रहे, यानी कि पिछला जो 8 वर्ष रहा ये अब तक का दुनिया में मतलब कि सबसे ज्यादा गर्म वर्ष रहा है। हालांकि इसके अतिरिक्त इस बात का भी जिक्र किया गया कि साल 2022 लगातार छठा साल है जब पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही इस बात का भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2022 के दौरान औसतन तापमान में 1.15 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। ये सारी अहम बातें जो कि आपको ध्यान रखना है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा अभी हालिया स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें सारी बातों का जिक्र किया गया और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। कई बार यहाँ से इसके मुख्यालय से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न है कि फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है।
इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दलाई लामा। इस प्रश्न से संबंधित एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा कि तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को हाल ही में 26 अप्रैल 2023 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि इसके पीछे कुछ और भी जानकारी है जो कि अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि उन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया है। तो उन्हें यह पुरस्कार तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने और उनकी संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया है। दरअसल यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं कि उन्हें यह अवार्ड के लिए 1959 में चुना गया था, लेकिन तब चीन की वजह से वे तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे, जिस वजह से पुरस्कार लेने नहीं जा सके। अभी हाल ही में 64 साल बाद रेमन मैग्सेसे की टीम दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश स्थित उनके आवास पर जाकर उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है कि 64 साल बाद उन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1959 में उन्हें यह पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी, लेकिन तब चीन की वजह से वे भाग करके जहां से तिब्बत से भारत आ गए थे, और अभी हाल में 64 वर्ष के बाद उन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया। तिब्बती धर्म गुरु को दलाई लामा कहा जाता है। ये सारी बातें आपको याद होगा। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे या फिर निम्नलिखित में से हाल ही में अप्रैल 2023 में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की है। यह घोषणा अभी हाल ही में किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि हाल ही में लिखित स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसके लेखक है अमिताभ घोष। आप इस पुस्तक के कवर पेज को यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। इस पुस्तक का नाम है स्मोक एंड एसेज। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में लिखित नॉन फिक्शन पुस्तक स्मोक एंड एसेज के लेखक अमिताभ घोष हैं, और यह पुस्तक जुलाई 2023 में रिलीज होगी। क्योंकि यहाँ पर हमने चर्चा किया इस पुस्तक के बारे में कि यह एक नॉन फिक्शन पुस्तक है। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यह नॉन फिक्शन पुस्तक आखिर होता क्या है। आपको ध्यान रखना, नॉन फिक्शन में वह जानकारी होती है जिसे खोजा और शोध किया गया हो, जबकि फिक्शन पूरी तरह से लेखक की कल्पना का उपयोग करके लिखा या फिर तैयार किया जाता है। यानी कि मूल रूप से आपको ध्यान रखना है कि नॉन फिक्शन जो किताबें होती हैं उसमें जो भी जानकारियां होती है वो खोज और शोध के आधार पर ही लिखा जाता है, जबकि फिक्शन जो कैटेगरी है, जो फिक्शन जो बुक है, उसमें लेखक की कल्पना का ही उपयोग करके लेखक अपनी कल्पनाओं का ही उसमें वर्णन करते हैं। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसी घोषणा अभी हाल ही में भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ की है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना कि भारत और ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम मिलकर हाल ही में भारत यूके सकल शून्य अर्थात नेट जीरो नवाचार आवासीय केंद्र अर्थात इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो इसमें 2 देश हैं, भारत और ब्रिटेन। नेक्स्ट हमारा 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। ये अभी बहुत ज्यादा खबरों में है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ऐसी मंजूरी अभी हाल ही में जापान के द्वारा दिया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने देश में पहली बार गर्भपात की गोली को मंजूरी दिया है। इसे किनके द्वारा निर्मित किया गया और इसका नाम क्या है, एग्जाम पर्पज से ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के तहत आपको ध्यान रखना है कि जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जापानी पैनल ने ब्रिटेन की लाइन फार्मा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ इसे निर्मित किया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। और साथ साथ यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है इसका नाम क्या है, जिसका जिक्र यहाँ पर हमने किया है कि जापान की इससे पहली गर्भपात की गोली या फिर दवा का नाम है मेफिगोफिल। ये नोट कर लीजिएगा, ये नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसी मंजूरी अभी हाल ही में जापान ने दिया है। अब यहाँ पर हमारा अगला 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में महिला बचत पत्र सम्मान योजना शुरू किया गया है। तो इस योजना की शुरुआत अभी हाल ही में किया गया किनके द्वारा, तो स्मृति ईरानी के द्वारा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, महिला सम्मान शेविंग सर्टिफिकेट अर्थात महिला बचत पत्र सम्मान की शुरुआत हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री स्मृति ईरानी ने किया है। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस स्कीम की या फिर इस योजना की बात करें तो इस स्कीम या फिर इस योजना का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान हाल ही में किया था, जिसके बाद अभी हाल ही में इस योजना की शुरुआत किया गया किनके द्वारा, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा। तो ये 14
14वां प्रश्न है कि हाल ही में किस सार्वजनिक उद्यम को भारत का 13वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा रेल विकास निगम लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि रेल विकास निगम लिमिटेड रेलवे मंत्रालय के अधीन एक उद्यम है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये रेल मंत्रालय के अधीन एक उद्यम है और कंपनी का साल 2021-22 में कुल टर्नओवर 19,381 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 1,087 करोड़ रुपए था। और आपको ध्यान रखना है कि 26 अप्रैल 2023 को नवरत्न का दर्जा पाने वाला यह देश का 13वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के वैसे उद्यम की बात करें जो नवरत्न का दर्जा प्राप्त है, तो ऐसे में रेल विकास निगम अभी हाल ही में ये 13वां उद्यम बना है सार्वजनिक क्षेत्र का जिसे नवरत्न का दर्जा दिया गया। हालांकि इससे पहले 12 जो उद्यम है जो कि महारत्न या फिर नवरत्न का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं, वो सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सभी इसमें शामिल है। कुल मिला के अब जो वर्तमान समय की या फिर मौजूदा समय की बात है तो देश में 13 महारत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला 15वां प्रश्न है कि किस अमेरिकी राज्य ने हाल ही में राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी देने की घोषणा की है। तो अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया प्रांत ने हाल ही में दिवाली को आधिकारिक छुट्टी घोषित करने वाला एक कानून पारित किया है या फिर पास किया है। वर्तमान समय में अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन है। हालांकि हम बात करें उपराष्ट्रपति की तो जबकि अमेरिका की उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस है। ये आपको ध्यान रखना, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है कि अमेरिका का जो पेंसिल्वेनिया जो राज्य है अभी हाल ही में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी देने की घोषणा किया है। नेक्स्ट हमारा 16वां प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में किस देश का रिसर्च रॉकेट खबरों में रहा जो कि गलती से नॉर्वे में जाकर गिरा था। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ये जो रिसर्च रॉकेट संबंधित है ये संबंधित है स्वीडन से। स्वीडन ने अभी हाल ही में एक रिसर्च रॉकेट का प्रक्षेपण किया जो कि गलती से नॉर्वे में जाकर गिरा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वीडन। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर अगला हो जाएगा 17वां प्रश्न। हालांकि यहाँ पर स्वीडन की बात हुई है तो स्वीडन की जो मुद्रा है जो करेंसी है इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। स्वीडन की जो मुद्रा है या करेंसी जो है ये कोरोना। ये ध्यान रखिएगा कोरोना और कोरोना में दोनों में अंतर है, आपको यहाँ से ये दोनों डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है कि किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। तो अभी हाल ही में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुरुआत किया गया IIT कानपुर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से IIT कानपुर का साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी इनोवेशन हब ने साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय संपाला द्वारा लॉन्च किया गया। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों को साइबर स्पेस और साइबर मुद्दों की तकनीकी बुनियादी बातों की गहरी समझ प्रदान करना है। साथ ही रियल टाइम साइबर सुरक्षा तकनीकों और विधियों को पेश करना और सुरक्षा लागू करने के लिए मॉडल उपकरण और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना ही इसका एक मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में IIT कानपुर ने इसकी शुरुआत की है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अब यहाँ पर बात करें आज की इस वीडियो के प्रश्न पे, तो आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि उद्यान निदेशालय भारत सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। आप लोग कमेंट कीजिए, यहाँ पर विस्तार से देखिए, सारे विकल्पों को पढ़िए, इसका राइट आंसर क्या होगा तभी जाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 500 लाइक का। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।